in advance. So I'd like to start with some lines, few lines. तो रिपब्लिक डे पे कुछ ऐसा स्पीच नहीं दूंगा मैं, लेकिन रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट होता है और आज ही 26 जनवरी के ही दिन क्यों सेलिब्रेट होता है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले कुछ लाइन्स है वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, जो रक्त से रंगते थे धरती को, उड़ियों की लड़कार पर जय हिंद का नारा सदा लिखता था, जो जेलों के दीवार पर अरे बदन पर बंदी थी बोरिया, अरे बदन पर बंदी थी बोरिया, दिल मगर आजाद था, जिनके रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। सो देश के जितने भी शहीद हुए उनको सारों का नमन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 1947 में भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त, और 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। गण मीन्स लोग और तंत्र मीन्स शासन। लोगों ने, लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया गया शासन, मतलब गणतंत्र। रिपब्लिक डे का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट द सिलेक्टेड। सामान्य घर से या आम आदमी या फिर सामान्य और निचली जो क्षेत्र में आता है, फिर स्ट्रेटा में आता है, उस भी सोसाइटी का इंसान हेड ऑफ द स्टेट इंडिया का बन सकता है। जो आज हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी है, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जो कास्ट सिस्टम है या फिर जो कास्ट सिस्टम के सबसे निचले स्टेटा में आती है, तो दिस इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जो हेड का स्टेट होता है वो इलेक्ट करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है रिपब्लिक। हालांकि अलग बात है कि नॉर्थ कोरिया भी खुद को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया बोलता है, बट इंडिया इज ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री। सो मैं आपको 1947 से लेके 26 जनवरी को दिन ही हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। सो सबसे पहले इंडिया 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कुछ पोर्तुगल जो थे वो गोवा में बैठे हुए थे और 1961 को गोवा आजाद हुआ और पूरा इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ। आपको पता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्होंने जितने भी छत्रप थे या फिर अलग अलग राज्य रजवाड़े थे उनको एक जगह पे लाया, कई जगह कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी यूज की और इंडिया को अखंड भारत बनाने का सपना उन्होंने देखा। हाँ, हमारा पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, ईस्ट बंगाल, अभी जो बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना, लेकिन जितने भी रजवाड़े थे उनको स्टिक या फिर हार दिखा दिया, मिलिट्री का यूज करके या फिर कुछ निगोशिएशंस करके उन्होंने एक भारत में लाया और आज अखंड भारत आपके सामने खड़ा है। तो उसी के बारे में आपको थोड़ा बताने की चेष्टा करूंगा। सो ब्रिटिश सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हम आपको आजादी देना चाहते हैं, लेकिन आप पहले आपका संविधान बनाओ, आप राज कैसा चला सकते हो ये हमें दिखाओ, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। तो 1946 26 ऑफ नवंबर 1949 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। मतलब हम 26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, तो उस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, जो लागू हुआ 26 जनवरी को। 26 जनवरी को लागू हुआ, इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो आपके साथ बताऊंगा कि 26 नवंबर को ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन अपना बन के रेडी था, तो हमने उसको लागू 26 जनवरी को क्यों किया। तो उससे पहले आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर में लेके जाना चाहूंगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा कि जर्मनी दिन रात 15 रातें इंग्लैंड पे बमबारी शुरू थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरों के आंगन में अगर बम फुटता है तो डर नहीं लगता, लेकिन अपने आंगन में अगर बम फुटना शुरू हो रहे तो जीव की हानि होती है, सबसे बड़े डर होता है। मतलब आपको अगर कोई लाइफ का थ्रेट बताए तो सबसे ज्यादा थ्रेट होता है। तो इंडिया को भी जरूरत थी कि इंडियन जो लीडर्स है, ब्रिटिशर्स को भी जरूरत थी कि जो इंडियन लीडर्स है वो पार्टिसिपेट करें वॉर में, इंडिया की तरफ से लड़े, ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड जीत सके। लेकिन आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस, जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अभी अगर तवा गरम है तो हथौड़ा भी मार दे और हम भी इनके खिलाफ एक रिवोल्ट शुरू कर दे। लेकिन गांधी जी उस मत से सहमत नहीं थे, वो अलग स्टोरी है, कभी बाद में बताऊंगा 15 अगस्त के दिन। बट बात यही है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का हम साथ थे, और ब्रिटिशर्स क्योंकि हिटलर ये अग्रेसर था, तो हम अग्रेसर के साथ खड़े नहीं रह सकते, तो हम ब्रिटिशर्स के साथ हमें देना पड़ेगा और ब्रिटिश के साथ मिलकर ही हम पहले हिटलर को हराएंगे, उसके बाद हम उनसे आजादी मिलवाएंगे। लेकिन ब्रिटिश में दो पार्टीज थी, एक पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, उसके लीडर थे विंस्टन चर्चिल, और दूसरी पार्टी थी जो लेबर पार्टी, उसके क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर थे। क्लेमेंट एटली ने बताया लोगों को कि अगर
आने वाले चुनाव में हम जीतते हैं तो हम इंडिया को आजादी पक्का देंगे। तो इंडिया के लोगों ने भी, लीडर्स ने भी उन पे भरोसा रखा और बोला कि चलो ठीक है, हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करती है, ताकि आप जर्मन को, हिटलर को आप हरा सको। उसके बाद इंडिया के लोगों ने सपोर्ट किया, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंग्लैंड जीत गया, यूएसए की मदद से इंग्लैंड भी जीत गया। और उसके बाद क्लेमेंट एटली ने जो प्रॉमिस किया था इंडियन लोगों के साथ कि हम आजादी दिलवाने में आपकी मदद करेंगे, तो उन्होंने अपना शब्द पाला। लेकिन उसके पीछे भी अलग स्टोरीज है कि म्यूटेनी भी हो चुकी थी, इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश के अंडर में थी वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा चुकी थी। तो रूल करने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था, जितना लूटना था, जो सारी चीजें करनी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करनी थी, समाज को तोड़ना था, सारी चीजें करनी थी, तोड़ चुके थे। इंडिया एक बहुत आगे पीछे, मतलब एक टाइम पे सोने की चिड़िया इंडिया हुआ करता था। इंडिया मसाले मतलब इंडिया मसाले बेचता था और सोना उधर से मिलता था। यहाँ से कंडीशन पे इंडिया नेट इंपोर्टर बन गया, नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर इंडिया बन गया था। तो कुछ ऐसी खास चीजें बची नहीं थी। और इंडिया के रिवोल्ट, जब आर्मी के साथ ही आप रूल कर पाते हो, मतलब अगर कहीं रिवोल्ट होता है तो आप पुलिस को भेजते हो, आर्मी को भेजते हो। अगर वही आर्मी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खिलाफ चली जाए तो आप रूल ही नहीं कर सकते। यही बात होती है, मतलब कई जहाँ पे म्यूटिनी होती है, आर्मी म्यूटिनी होती है, पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो, अगर आर्मी ही देश के लीडर के खिलाफ चली जाए तो आप किसके भरोसे रूल करेंगे। तो उनको पता था कि आर्मी भी खिलाफ जा चुकी है, तो आजादी भारत को दिलवाना यह अभी हमारा कंपल्सन बन चुका है। तो जैसा इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, जैसा राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर है, एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, तो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में भेजा गया। वहां पे 3 मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली के गवर्नमेंट में, उनके नाम थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस उनके लीडर थे। ये 3 मिनिस्टर्स इंडिया में आए। उस मिशन का प्लान था 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया और इन्होंने इंडिया के सामने, मतलब जो लोग थे उनके सामने चीजें बता दी, लीडर के सामने, कि आपको सबसे पहले 3 चीजें करनी है। तो सबसे पहली चीज करनी है, आपको इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है। मतलब आप सरकार कैसे चला रहे हो ये हमें देखना है, इंटरिम गवर्नमेंट आपको बनानी है। तो इंटरिम गवर्नमेंट 1947 में इंडिया में बनी, 1946 के बाद जब मिशन आया। उसके बाद आपको संविधान बनाना है। संविधान कैसे बनाना है या फिर कुछ मदद लगती है, हमारे अंडर में बनाओ, आप संविधान अपने देश का बनाओ। और दूसरी चीज इनडायरेक्शन कर दिए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, मतलब नॉमिनी कर दिए कि भाई संविधान कौन बनाएगा। तो सेंट्रल हॉल में जो बैठेंगे लोग, आज भी सेंट्रल हॉल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी सेरेमनी होती है, ओथ सेरेमनी देख लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो वहां पे सेंट्रल हॉल में ही होती है। तो सेंट्रल हॉल में हमारी निगरानी में आप संविधान बनाओ, हम संविधान बनाने में आपको कुछ हेल्प लगती है तो हम संविधान बनाने में आपकी हेल्प भी करेंगे। तो जब 1946 में संविधान बनाने की प्रोसेस शुरू हुई तब टोटल मेंबर्स थे 389। लेकिन 1947 में पाकिस्तान सेपरेट हुआ, वो चीजें चालू थी, मतलब इंडिया पाकिस्तान बहुत सारे प्रोविंस में इलेक्शन हो चुके थे और मुस्लिम लीग पार्टी चाहती थी कि अलग ही हमें स्टेट चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पे देश लिया गया। हाँ, धर्म वाज, मतलब रिलीजन वाज वन ऑफ द रीजन, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो था वो इकोनॉमिक रीजन था। लेकिन बिकॉज नेहरू जी थे तो नेहरू जी सोशलिस्ट लाइन पे चलना चाहते थे, मतलब लोगों के लिए बांटना। लेकिन आप अगर अभी भी पाकिस्तान में देखो तो वहाँ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स है, हर किसी के पास 40,000 एकड़ जमीन वगैरह ऐसी चीजें है। तो उन्हें लगा कि अगर नेहरू जी सोशलिस्ट लाइन पे चले गए तो जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो भी छीनी जाएगी और लोगों में बांटी जाएगी। तो इट वाज वन ऑफ द रीजन। बट पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान होने के बाद 1946 में बचे सिर्फ 299 मेंबर्स, उसमें से भी फिर किसी का देहांत हो गया। और फाइनली जब 1950 में संविधान की हार्ड कॉपी सबके सामने आई तो थे 284 मेंबर्स, उसमें से 15 वुमेन्स थी, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट तब भी था और आज भी है। तो 13 kg का, मतलब 13 किलो का संविधान इंडिया का लिख के तैयार हो गया और उस पर साइन थी 284 मेंबर्स की। इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड है, सबसे ज्यादा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम जिसे, लिविंग डॉक्यूमेंट। तो 284 मेंबर्स की साइन थी, उसके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिख के रेडी हो गया था, साइन भी हो चुका था। अब मैं बताना चाहूंगा थोड़ा एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि एक बच्चा था जो स्कूल में जाता था, लेकिन स्कूल में उसके साथ भेदभाव हुआ करता था। देयर वाज नो इक्वालिटी अमंग द सोसाइटी, अमंग द पीपल। तो स्कूल के बाहर खिड़की से बच्चा पढ़ता था, स्कूल में जाके उसको बेंच पे बैठने की परमिशन नहीं थी। जब कुएं पे जाता था तो पानी भरने की परमिशन नहीं थी। तो एक दिन माँ के पास गया और पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो माँ ने उसको बताया कि बेटा हम निचली जाति से आते हैं, तो उनके साथ बैठने का हमें अधिकार नहीं, उस कुएं से पानी भरने का हमारे पास अधिकार नहीं। तो फिर अम्बेडकर जी ने पूछा कि ऐसा कौन से किताब में लिखा है, तो फिर उनकी माँ जवाब नहीं दे पाई।
लेकिन अंबेडकर जी बोले कि अगर मुझे किताब लिखने का मौका मिलता है तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जहाँ पे मानवता ही धर्म होगा, जहाँ पे सबके पास इक्वालिटी होगी, जहाँ पे सबके पास बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स होंगे। और वो किताब लिखी गई जिसका नाम संविधान है। तो संविधान आज बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और कमेटी के बारे में कि संविधान बना कैसे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो संविधान बना कैसे, इसकी स्टोरी अगर बताने की कोशिश करूंगा तो अलग कमिटीज बनाई गई। उसमें टोटल 13 कमिटीज बनाई गई। 13 कमिटीज थी, स्टेट कमिटीज थी, एजुकेशन कमेटी, माइनॉरिटीज कमेटी थी, इलेक्शन कमेटी। तो अलग अलग कमिटी जो थे तो अलग अलग चीजों के ऊपर राय दे रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका काम था जैसा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम होता है कि नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, उनको सिंक्रोनाइज करना। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी काम था कि ये जो 13 कमिटीज अलग अलग बनी है, इनके रिकमेंडेशंस हो या फिर इनकी कुछ दिक्कतें हो, इनको एक साथ रिजॉल्व करना, इनका जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेसल करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी, दैट इज ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के और भी कुछ सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी इंग्रजों के द्वारा, सेंट्रल हॉल में जो बैठ के संविधान बनाते थे अलग अलग कमिटीज का, तो उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। उनके साथ एक और मेंबर थे बी.एन. राव थे सलाहकार। तो फॉरेन जितना भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, जर्मनी का कैसा है, तो वहां की अच्छी चीजें हम क्या ले सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स बी.एन. राव ने प्रोवाइड की। अब आपको बताना चाहूंगा कि जैसा लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप और स्ट्रॉन्ग सेंटर ये हमने कनाडा से लिया है। हमेशा इंडिया पे एक इल्जाम लगाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने हर जगह से सिर्फ छोटी छोटी चीजें कॉपी की है। कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो हमें सूट करता है, जो हमारी कंट्री को सूट करता है, उस चीज को कॉपी करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो हमने कनाडा से लिया सिंगल सिटीजनशिप और स्ट्रॉन्ग सेंटर। अभी बात देखो, जब इंडिया आजाद हुआ था तब हर जगह पे जात में भेदभाव थे, धर्म के नाम पे आग लगी हुई थी, कोई स्टेट अलग जाने की, मतलब रिसेशनिस्ट पॉलिसी ज्यादा थी, रिसेशनिस्ट बिहेवियर ज्यादा था। आज भी इंडिया के स्टेट है जो कुछ अलग चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंटर के पास इतनी पावर है कि अभिषेक के गांव का भी नाम चेंज करना हो तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की ही परमिशन लगती है। तो दिस इज द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको अगर एक देश को एक रखना है तो सेंटर गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग, सेंटर एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आगे बाजू के जो पेरिफेरी स्टेट है वो आगे या फिर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। इंडिया में सेंटर के पास इतना पावर है कि किसी भी स्टेट का नाम कभी भी चेंज कर सकते हैं, उन्हें स्टेट से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं, किसी भी स्टेट की बाउंड्री कभी भी चेंज कर सकते हैं, फिर भी स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। इवन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंटर लिस्ट। मतलब सेंटर के जो सब्जेक्ट है उस पे तो एक्सक्लूसिव अधिकार सेंटर का होता है, स्टेट के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसा लैंड स्टेट सब्जेक्ट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट हो गया, तो स्टेट के अधिकार में आते हैं। लेकिन एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिनमें दोनों के अधिकार होते हैं। जब लेकिन पार्लियामेंट कुछ लॉ बनाता है तो ओवरसीड कर जाता है स्टेट के लॉस को। तो सेंटर इज वेरी पावरफुल। तो हमने कनाडा से लिया और उसी के भरोसे आज इंडिया एक है। और कोई भी स्टेट, चाहे बॉर्डर स्टेट हो, कश्मीर की हालत आपने देखी है कि आर्टिकल 370 हटने से पहले कैसा था। आधे लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में जाना था, इधर उधर जाना था, लेकिन सेंटर इतना स्ट्रांग है कि कोई कुछ कर नहीं पाता क्योंकि अधिकार ही नहीं है। तो हाँ, संविधान बनने में टोटल, अभिषेक आएगा थोड़ा आगे बात करने के, आएगा थोड़ा तो सुन लेना। तो संविधान बनने में टोटल 3 साल लगे, 3 साल से भी कम लगा। टोटल संविधान बनने में टाइम लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतने में इंडिया का संविधान बनके रेडी हो गया, जो 13 केजी का बताया, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड। 26 नवंबर 1949 को इंडिया का संविधान लिख के रेडी था, लेकिन उसको 2 मंथ्स लेट हो गए। मतलब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया 26 जनवरी 1950 में संविधान जो लिखा हुआ था उसको लागू किया। संविधान लिख के रेडी था 26 नवंबर 1949। तो 2 महीने का लेट पीरियड इसलिए हुआ। अब मैं लेके जाना चाहूंगा हिस्ट्री में थोड़ा। जब कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे, कोलकाता सेशन, मुंबई सेशन, अलग सेशन, तो लाहौर में सेशन हुआ था 1929। तो लाहौर सेशन में जब 1929, तो जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया कि हमें अभी पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज चाहिए, और उन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1949, तो उन्होंने बोला कि हमें पूर्ण स्वराज का नारा चाहिए। पूर्ण स्वराज का नारा मतलब आगे से ब्रिटिशर्स हम पे राज नहीं करेंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, हम अपनी संविधानता, हम अपने
इसका रक्षण करेंगे हितों का। तो ऑब्वियसली 26 नवंबर 1949 में 1929 में जब ये सारी चीजें हुई तो हर दिन वो दिन मनाया गया। 26 जनवरी 1929 में जब वो सेशन हुआ तो हर दिन मनाया गया कि पूर्ण स्वराज डे, पूर्ण स्वराज डे, पूर्ण स्वराज डे। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख के पूरा हुआ तो जो पूर्ण स्वराज डे का इंपॉर्टेंस था वो कम ना हो, इसलिए दो महीने लेट किया गया और उसी दिन पे 26 जनवरी 1950 मतलब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया तो ये 2 महीने का पीरियड था, इसलिए 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तो रिपब्लिक डे हम इसी वजह से आज मनाते हैं। और आखिर में आपसे कहना चाहूंगा एक चीज कहना चाहूंगा कि 1498 में लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया। तो इंडिया को डिस्कवर नहीं किया, इंडिया के रूट को डिस्कवर किया। इंडिया कब था, मतलब इससे पहले कब था, ये कोई नहीं बता सकता। अगर आप हजारों पहले भी ग्रंथ पढ़ो तो इंडिया तब भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। लेकिन गीता में एक बात लिखी है कि जो जन्मा है उसका मरना तय है, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तय है। तो 1947 में पाकिस्तान नाम की एक कंट्री जन्मी थी, लेकिन जो जन्म होता है जिसका, उसका मरना भी तय होता है। वो 1940 एक दिन पाकिस्तान भी अपना होगा और वो कश्मीर एक पहले कहावत है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो पूरा कश्मीर हमारा है। तो पीओ के भी आने वाले टाइम में अपना होगा। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ।